मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स के लिए टैक्स बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार जो आपने इनकम जनरेट किया सैलरी से या फिर बिजनेस से, उस पर ऑलरेडी आप टैक्स दे चुके हैं। अब उसके बाद से अगर आपने अपने पैसे को ग्रो करने के लिए कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया और वहाँ से जो आपको रिटर्न मिल रहा है वो भी पूरी तरीके से टैक्सेबल होता है। तो अगर आप चाहें तो टैक्स प्लानिंग करके अपनी पूरी टैक्स लाइबिलिटी को कम कर सकते हैं या फिर पूरा जीरो कर सकते हैं, मतलब कि 1 रुपया भी आप टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए पहले से ही आपको प्लानिंग करना होगा। एक जनरल एग्जांपल मैं लेता हूं। मान लीजिए कि कोई एक रिटेल इन्वेस्टर है जो कि लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहा है म्यूचुअल फंड में और 10 लाख एक मुश्त उसने इन्वेस्ट किया। मान लेते हैं 12% एक्सपेक्टेड रिटर्न उसे देखने को मिला और 10 वर्षों के बाद अगर अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स को वो रिडीम करता है तो उसका जो टोटल कॉर्पस बन जाएगा वो 31 लाख के आसपास बन जाएगा। उसका टोटल जो कैपिटल गेन यानी रिटर्न बना वो 21,05,000 रुपये बना। अब इस 21 लाख पर उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसमें से पहले 1,25,000 तक का अमाउंट जो है उसको रिबेट मिल जाएगा और इसमें से 1,25,000 निकालने के बाद से जो भी अमाउंट आएगा उसको 12.5% स्पेशल रेट के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा। टोटल जो उसका कैपिटल गेन बना था 21,05,848 रुपये का बना था। अब अगर वो पूरा पैसा एक बार में निकालता है तो उस फाइनेंशियल ईयर में जिस ईयर वो निकालेगा 1,25,000 का उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर रिबेट मिल जाएगा। यानी टोटल जो टैक्सेबल कैपिटल गेन होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वो 19,80,848 रुपये होगा। इस पर फ्लैट उसको 12.5% का टैक्स पे करना पड़ेगा। यानी उसकी जो टैक्स लाइबिलिटी बन जाएगी 2,47,606 रुपये बन जाएगी। अब इस पर उसे एजुकेशन सेस भी पे करना पड़ेगा जो कि 4% के आसपास है। तो टोटल मैं 104% निकाल देता हूँ, यानी उसकी जो टैक्स लाइबिलिटी बन गई इस कैपिटल गेन पर वो 2,57,510 रुपये बन गई। अब ये मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत बड़ा अमाउंट है और टैक्स के तौर पर पे करने के लिए तो और भी बड़ा अमाउंट है। मान लेते हैं कि कोई एक रिटेल इन्वेस्टर है जो कि एसआईपी मोड में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता है और मंथली 10,000 की वो एसआईपी इंस्टॉलमेंट पे करता है। अगर 12% उसको हम लोग मान करके चलें कि रिटर्न उसे मिले तो आने वाले 15 वर्षों तक अगर वो अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखता है तो टोटल इन्वेस्टमेंट 18 लाख का हो जाएगा और टोटल उसका जो कॉर्पस बनेगा वो लगभग 47.5 लाख के आसपास बनेगा। और उसका जो रिटर्न बना है, जो कैपिटल गेन बना है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो 29,59,314 रुपये बनेगा। अब 15 वर्ष के बाद जब वो अपने पूरे म्यूचुअल फंड यूनिट को रिडीम करेगा तो इस कैपिटल गेन में से 1,25,000 का उसको रिबेट मिल जाएगा और बाकी के रिमेनिंग अमाउंट पर फ्लैट 12.5% का उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। एक बार आंकड़ों को समझ लेते हैं। टोटल उसका जो कैपिटल गेन बना था 29,59,314 रुपया, इसमें से 1,25,000 जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में एक फाइनेंशियल ईयर में हमें रिबेट मिलता है उसको मैं माइनस कर देता हूं। अब जो टोटल टैक्सेबल कैपिटल गेन उसका बना 28,34,314 रुपया, इस पर फ्लैट उसको 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ जाएगा। यानी कि उसकी जो टैक्स लाइबिलिटी बन जाएगी 3,54,289 रुपये की बनेगी और इस पर 4% एजुकेशन सेस भी पे करना पड़ेगा। तो टोटल मैं 104% निकाल देता हूं तो ये जो वैल्यू आ जाएगी वो 3,68,460 रुपये आ जाएगी। आप देख सकते हैं कितना बड़ा अमाउंट है ये टैक्स के तौर पर पे करने के लिए। अब हमारा मेन कंसर्न है ये है कि हम इस टैक्स को कैसे बचाएं। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप इसको टैक्स को सही से बचाने के लिए प्लान पहले से ही करते हैं तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी 0 रुपये बनेगी। आपको 1 रुपये भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा और वो भी लीगल तरीके से, ठीक है। इसे बोलते हैं हम लोग टैक्स हार्वेस्टिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला, अंत तक जुड़े रहिएगा। अब जो एक फाइनेंशियल ईयर में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर हमें 1,25,000 का जो रिबेट मिल रहा है, इसी रिबेट का हम लोग यूज कर सकते हैं लीगल तरीके से टैक्स बचाने के लिए। कैसे? अगर आप हर एक फाइनेंशियल ईयर में 1,25,000 तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालते हैं, 1,25,000 तक का, तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी कितनी बनेगी? 0 रुपये बनेगी। मतलब कि मान लेते हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट किया 5 लाख रुपया और वो बढ़ करके 6,25,000 रुपया हो गया, ठीक है। तो टोटल कैपिटल गेन कितना बना? 1,25,000 बना। कैसे निकला? टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट माइनस, मतलब कि टोटल कैपिटल जितना हो चुका था, मतलब करंट वैल्यू माइनस इन्वेस्टेड वैल्यू, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 1,25,000 रुपये आएगा। अब ये जो 1,25,000 आया ये नेट प्रॉफिट है जिसे आप कैपिटल गेन के तौर पर जानते हैं। तो ये जो कैपिटल गेन हुआ, चूंकि एक फाइनेंशियल ईयर में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 तक का रिबेट है और इसके बियॉन्ड जो अमाउंट जाएगा, मतलब कैपिटल गेन के तौर पर, उस पर हमें फ्लैट 12.5% का टैक्स पे करना होता है। तो यहाँ पर आपको समझने की जरूरत यह है कि अगर मैं 6,25,000 उस फाइनेंशियल ईयर में निकाल देता हूँ
तो मुझे टैक्स कितना देना है, टैक्स मुझे 0 देना है। क्यों? क्योंकि 1,25,000 का जो कैपिटल गेन हुआ वो मेरा जो रिबेट अमाउंट है 1,25,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर, उसके अंडर है या फिर उसके बराबर है। तो हमारी टैक्स लायबिलिटी कितनी बनेगी, 0 बनेगी। क्योंकि इस अमाउंट से ऊपर अगर कोई कैपिटल गेन अमाउंट बढ़ता है उस पर हमें टैक्स पे करना होता है। ठीक है, अब आपके मन में सवाल आएगा कि हम तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आए हुए थे, तो हम हर एक साल जब ये पैसे को निकालेंगे तो हमारा तो कंपाउंडिंग भी इफेक्ट करेगा और हमारा निगेटिव तौर पर ये इम्पैक्ट कर सकता है। तो ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसको समझते हैं। देखिए, इसको करने के लिए आपको स्पेशल टेक्निक अपनानी पड़ेगी। जैसे मान लेते हैं कि 6,25,000 आप निकालना चाहते हैं, तो 6,25,000 आप जिस दिन निकालेंगे उसी दिन आप पैसे को इन्वेस्ट भी कर देंगे। मान लेते हैं कि कोई एक रिटेल इन्वेस्टर है जो कि एक मुश्त पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, 10 लाख एक बार में उसने इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, 10 लाख एक बार में उसने इन्वेस्ट कर दिया। अब जब वो इन्वेस्ट किया होगा तो उसको किसी एक NAV यानी नेट एसेट वैल्यू के हिसाब से उसको यूनिट्स अलॉट हो गए होंगे। ठीक है, उसको क्या हुए होंगे, यूनिट्स अलॉट हो गए होंगे। और मान लेते हैं कि उस दिन जब उसने इन्वेस्टमेंट किया तो NAV का रेट मान लेते हैं 50 रुपया चल रहा था, तो 50 रुपये के हिसाब से उसको यूनिट्स अलॉट हो गए। ठीक है, अब मान लेते हैं कि 2 साल बाद, 3 साल बाद जब भी वो टैक्स हार्वेस्टिंग करता है, मतलब कि 1,25,000 तक का कैपिटल गेन वो निकालता है, तो उस समय 2 साल 3 साल बाद ये NAV का प्राइस क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा, कुछ ना कुछ तो बढ़ा होगा। मान लेते हैं कि इसका प्राइस बढ़ करके 70 रुपया हो गया। कितना हो गया, 70 रुपया हो गया। तो यहाँ पर जो एक यूनिट के प्राइस में 20 रुपये का डिफरेंस आया, इसी की वजह से आपका कैपिटल गेन वहाँ पर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझना ये है कि मान लेते हैं कि आपने 5 लाख, अब ये 10 लाख टोटल इन्वेस्टमेंट था, लेकिन टोटल हमें नहीं निकालना है, क्योंकि अगर आप टोटल निकाल देंगे तो हो सकता है कि 1,25,000 से ऊपर ये कैपिटल गेन चला जाए। तो हमें इस तरीके से देखना है कि 1,25,000 के अंदर ही हमारा कैपिटल गेन हो। ठीक है, 1,25,000 के अंदर ही हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि उस फाइनेंशियल ईयर में जितना यूनिट निकाल रहे हैं उतना ही यूनिट उसी दिन परचेज कर लेंगे। और ये कैसे होगा, सेम डे में हमने जितना यूनिट का रिडेम्पशन का ऑर्डर डाला उतने ही अमाउंट, उतने ही यूनिट का हम फिर से परचेज करने का भी ऑर्डर परचेज करेंगे। मतलब कि इसका कहने का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि मान लेते हैं कि किसी दिन आपने 2 लाख रुपया निकाला, तो सेम डे पर आपको 2 लाख रुपया इन्वेस्ट भी कर देना है। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि जितने यूनिट आपको बेचने पड़े उतने ही यूनिट आपको फिर खरीद लेंगे 2 लाख रुपया। चूँकि अमाउंट उस दिन सेम है और NAV भी उस दिन सेम होगा, तो यूनिट्स की संख्या भी सेम होगी। क्यों? क्योंकि यूनिट्स कैसे निकलता है, यूनिट्स निकलता है टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाई उस दिन का NAV। जब हमारे अमाउंट कांस्टेंट हैं, जब हमारे NAV का रेट कांस्टेंट है, तो हमारा यूनिट्स भी कांस्टेंट होगा। यानी कि जितना यूनिट हमने बेचा उतना ही यूनिट हमने खरीद लिया। ठीक है, जितना यूनिट बेचा उतना ही यूनिट खरीद लिया, यानी हमारा यूनिट्स जो है वो कांस्टेंट है। तो हमारा कंपाउंडिंग भी निगेटिव तौर पर इंपैक्ट नहीं होगा और इवन कहिए कि कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आपके मन में सवाल आना चाहिए कि हमारे पैसे हमारे बैंक अकाउंट में आने में 3 से 4 दिन का समय लगेगा। तो आपको 3 से 4 दिन का वेट नहीं करना है। जिस दिन आपने ये किया उसी दिन आपको ये प्रोसेस करना होगा। मतलब उसी दिन रिडीम भी करेंगे, उसी दिन आप इन्वेस्ट भी करेंगे। मतलब सेम अमाउंट का रिडीम्शन ऑर्डर और सेम अमाउंट का इन्वेस्टमेंट उसी प्लान में आप सेम डे पर करेंगे, तो यूनिट्स आपको बिल्कुल कांस्टेंट अलॉट हो जाएंगे। आपके मन में सवाल आएगा कि इतना अमाउंट हमारे पास कहाँ से हो सकता है। तो आपके पास मान लीजिए कोई इमरजेंसी फंड है, उसको आप यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आने वाले 2 से 3-4 वर्किंग डे में जो आप रिडेम्पशन का ऑर्डर डाले हैं वो तो आपको फिर मिल ही जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। उसे आप इमरजेंसी फंड के तौर पर फिर से अलग रख सकते हैं। ठीक है, आपके मन में सवाल आएगा कि मान लीजिए मेरे पास 2 लाख रुपया एक मुश्त नहीं है, तो आप इसको छोटे छोटे अमाउंट में भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास 50,000 है, तो 50,000 से ये अमाउंट बार बार आप प्रोसीजर को दोहरा सकते हैं। ठीक है, ये प्रोसीजर आप बार बार दोहरा सकते हैं। और जिस भी ब्रोकर प्लेटफॉर्म का आप यूज करते होंगे वहाँ पर आप रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं कि कितना कैपिटल गेन अब तक आपने रिडीम कर लिया है। तो वहाँ से आप उसको एनालाइज कर सकते हैं कि जब तक आपका टोटल कैपिटल गेन एक फाइनेंशियल ईयर में 1,25,000 तक नहीं हो जाता है, तब तक आप ये प्रक्रिया दोहरा सकते हैं। और इससे फ़ायदा ये होगा कि जो कैपिटल गेन था 1,25,000 का, वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा टैक्स कैसे लगता है, हमारा टैक्स लगता है जो अमाउंट यानी करेंट अमाउंट जो है उसमें से जो हमारा प्रिंसिपल है उसको हम लोग घटा देते हैं प्रिंसिपल घटाने के बाद से जो अमाउंट आएगा वही हमारा कैपिटल गेन होता है। और अगर मैं ये करूं कि जो कैपिटल गेन है उसको मैं प्रिंसिपल में कन्वर्ट कर दूं, क्यों? क्योंकि जो NAV हमारा
₹50 पर हमने इन्वेस्टमेंट किया था, अगर ₹70 पर हम निकाल करके उसी ₹70 पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी एक यूनिट के एनएवी में जो ₹20 का जो हमें प्रॉफिट हो रहा है, उसे हम लोगों ने क्या किया, सेम डे में इन्वेस्ट करने की वजह से वो जो 1,25,000 तक का कैपिटल गेन था उसको हमने क्या किया, प्रिंसिपल में कन्वर्ट कर दिया। तो भविष्य में जब हम दोबारा ये प्रोसेस करेंगे तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ चुका होगा, क्योंकि हमने प्रिंसिपल जो हमारा कैपिटल गेन था उसको हमने प्रिंसिपल अमाउंट में कन्वर्ट कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये प्रक्रिया आप कर सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आना चाहिए कि ये प्रक्रिया हमें कब करना चाहिए। तो ये प्रक्रिया अगर मार्केट ऑल टाइम हाई पर है तब आप करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पर होगा तो एनएवी का रेट आपको और ज़्यादा हाई मिलेगा, और एनएवी का रेट हाई मिलने का मतलब कि आप और ज़्यादा कैपिटल गेन को अपने प्रिंसिपल अमाउंट में कन्वर्ट कर रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। लेकिन आपको ये भी समझना है कि एक फाइनेंशियल ईयर में जो आपको रिबेट दिया गया है 1,25,000 तक का, उसकी लास्ट डेट जो होती है, लास्ट लिमिट जो होती है वो 31 मार्च 2000, मतलब कि हर साल के 31 मार्च उसका लास्ट डेट होता है। क्यों? क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होकर के 31 मार्च तक चलता है, और 31 मार्च तक अगर आपने ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया तो आपका जो इस फाइनेंशियल ईयर में जो 1,25,000 तक का रिबेट मिलने वाला था वो आपका लैप्स हो जाएगा, वो आगे फॉरवर्ड नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि मान लेते हैं कि आपने 10 साल इन्वेस्टमेंट किया और एक साल में अगर आपको 1,25,000 का रिबेट मिल रहा है, और अगर आपने नहीं किया और आप ये सोच रहे हैं कि 10 साल मिला करके हमारा 12 लाख का रिबेट मिल जाएगा, तो 12,50,000 का रिबेट मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अगर आपने उस टैक्स हार्वेस्टिंग का यूज नहीं किया तो आपका ये जो 1,25,000 का रिबेट है वो लैप्स हो जाता है, वो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। तो अगर आपको टैक्स हार्वेस्टिंग करनी है तो 31 मार्च तक आप हर हाल में कर लीजिएगा, अन्यथा की कंडीशन में आपको टैक्स हार्वेस्टिंग का लाभ नहीं मिलेगा। अब बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आता होगा कि इस समय तो मार्केट बहुत ज़्यादा करेक्ट कर चुकी है, तो यहाँ पर अगर टैक्स हार्वेस्टिंग किया जाता है तो हमें बहुत ज़्यादा तो बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। नहीं, बिल्कुल सही बात है। अगर आप पिछले 1 साल या फिर 2 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे तो हो सकता है कि आपका प्रॉफिट खत्म हो चुका हो और आप थोड़ा सा निगेटिव में भी जा चुके हों। लेकिन सोचिए, जो पिछले 8 साल 10 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहा होगा वो अभी भी प्रॉफिट में होगा, और उसका जो कैपिटल गेन है वो अभी भी पॉजिटिव में ही होगा। तो अगर वो टैक्स हार्वेस्टिंग करता है तो उसको इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि आपके टोटल इन्वेस्टमेंट पीरियड में, आज से अगर आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं, आगे 10 साल 15 साल 20 साल का अगर आपका टाइम होराइजन है, तो ऐसे बहुत सारे आपको फेज देखने को मिलेंगे जहां पर उतार चढ़ाव चलता रहेगा। लेकिन अगर आप सही से प्लानिंग करते हुए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को सही से प्लान करते हैं तो आपकी जो टैक्स लायबिलिटी लाखों में बन रही है, और इवन अगर आपका अमाउंट बड़ा हुआ तो ये करोड़ों में भी बन सकता है। तो इस टैक्स प्लानिंग के हिसाब से, टैक्स हार्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को बहुत मिनिमाइज कर सकते हैं, या फिर इवन आप जीरो भी कर सकते हैं अगर आपका अमाउंट कम हुआ तो। उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।